इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2018 का इलेक्शन भी एक रस्मी कार्रवाई थी। लेकिन जब पोलिंग डे आया तो उस दिन जो तवक्कुआत थी इमरान खान साहब की वो पूरी ना हुई, और फिर उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आगे बीच में पीपल्स पार्टी को सिंध में, मगर हामिद साहब उस दिन तो देखे ना, कम से कम शेर का निशान तो था ना। नहीं, मेरी जरा बात सुन लेना। जी जी, वो आपकी बात दुरुस्त है जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो 2018 पहले हम कंपेयर करते थे जी कि 2024 में वही होगा जो 2018 में हुआ, यही बात करने लगा था। लेकिन अब हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहले हम ताना मारते थे जी कि इमरान खान भी 2018 में इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया, तो अब नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं। अब हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो 2024 में जो इलेक्शन होगा वो 2018 के इलेक्शन को बहुत पीछे छोड़ गया है। वो फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्शन था, ये तो इलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि 8 फरवरी को अगर तहरीक इंसाफ के, अगर पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के और पार्टियों के वोटर जो हैं वो बड़ी तादाद में निकलें, वोट डालें, ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, अगर उनको मोबिलाइज कर लिया जाए और उनकी एक बड़ी तादाद जीतने में कामयाब हो जाए, तो फिर मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के जो जीतने वाले सूरत में होगा ना, ये जिस ख्वाब को आप तश्कील दे रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में निकलें और वो जीत जाएं, तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि पीटीआई के वोटर्स निकल आए और उस दिन वोट दे दें और फिर ऐलान हो जाए कि पीटीआई इसलिए नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ये जो हमारे जो लोग इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, तो मंसूबे तो वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन वो जो उनके मंसूबे होते हैं वो अक्सर आपने देखा है, जो भी वो मंसूबे बनाते हैं वो अक्सर मंसूबे फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 8 फरवरी को उनका मंसूबा जुज़वी तौर पे कामयाब हो जाए, लेकिन ये बात लिख के रख लीजिएगा कि 8 फरवरी के दिन जो होगा उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत को उस तरीके से चला नहीं पाएंगे जिस तरह के वो चलाना चाहते हैं। जिस मकसद के लिए वो 8 फरवरी को ये सब कुछ कर रहे हैं, वो मकसद जो है वो अल्टीमेटली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये लिख के रख लीजिए आप। और मैं ये समझता हूं कि उल्टा भी पड़ सकता है। हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट है, न्यूज़ एंकर भी हैं, बहुत मकबूल प्रोग्राम कैपिटल टॉक के जनाब हामिद मीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे एक केस गया जिसका मकसद ये था कि फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया, जिसने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को डिसमिस कर दिया था, जिसके ज़रिए पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था, उसको पार्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था। पीटीआई के लीगल टीम मैदान में उतरी सुप्रीम कोर्ट पे, मगर आम तासुर यही देखने में आया कि उनके आर्गूमेंट्स बड़े कमज़ोर थे। उन्होंने सवालों के जवाब जो जज साहिबान की जानिब से आया, चीफ जस्टिस की जानिब से आए, उनके बहुत तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं थे, और वो डिफेंड कर रहे थे एक सस्पेक्ट इलेक्शन को जो पार्टी का है, तो वो मुकदमा हार गए। मगर इस पर जो रद्द अमल है वो तो इंतहाई मनफी है। देखें कामरान खान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया ये मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था, और मुझे पहले से अंदाज़ा था कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लेगी। अब इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, आप मेरे से सीनियर सहाफ़ी हैं। हम जो अपनी राय कायम करते हैं ना, उसमें हमारा तज्ज़िया जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। अब जब आपके या मेरे प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा, मुझे इमरान खान इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहा, और वो रिपीट करते जा रहे हैं, तो आप भी उनको जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, तो मुझे भी पता है वो किस किस को मिलते हैं, आपको भी पता है वो किस किस को मिलते हैं। तो मैंने जब उन्होंने ये तवातर से बात कहनी शुरू की, मैंने अपने तौर पे भी पता करना शुरू किया। मैंने गौहर खान साहब से, अली ज़फ़र साहब से और जो तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनसे मैंने बात करनी शुरू की, भाई कि आपका तो बल्ले का निशान जा रहा है। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, हमारा बल्ले का निशान कैसे जा सकता है। मैंने कहा यार, आप तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन जब फैसला हो जाए तो फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए टेक्निकल ग्राउंड्स तो मिल जाती हैं। तो मेरे से ये जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, ये मेरे से एग्री नहीं करते थे। मैं इनसे कहता था इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए, इलेक्शन में आपको हिस्सा भी लेना चाहिए, लेकिन ये आपको बता दूं कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं होगा। तो अब वही हुआ है, बल्ले का निशान उनके पास नहीं है।
मैं इस ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक नहीं करता कि तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो सही तरीके से पेश नहीं किया या उन्होंने कमज़ोर आर्गूमेंट्स दिखाए। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बज़ाहिर आपको लाइव नज़र आ रही थी, उसमें आप बहुत सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जजेस के पास थी और वकला के पास थी, जो वकला दिखाना चाह रहे थे और एक जज साहब जो है वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप कोई भी फैसला कर सकते हैं। जब कोई जर्नलिस्ट ये फैसला कर ले, मैं पैराफ्रेज करता हूँ, गोया आप ये फरमा रहे हैं कि जो सैटरडे को फैसला आया, वो फैसला आया तो है सैटरडे को, ऐलान उसका सैटरडे को हुआ, मगर वो फैसला हो गया था कई हफ्तों कबल, या हम ये नहीं कह सकते कि लिख लिया गया था, मगर ये फैसला हो चुका था। देखिए ना, उस फैसले को अनाउंस कर रहे थे फैसल वाडा साहब, मेरे दोस्त हैं, बार बार उस फैसले को अनाउंस कर रहे थे। और फैसल वाडा साहब जो हैं वो जब एक फैसला अनाउंस करते हैं बार बार कि भाई बल्ले का निशान नहीं होगा, इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, वो जेल से बाहर नहीं आएगा, तो फिर मुझे पता है कि वो ये फैसल वाडा तो नहीं बोल रहा ना, ये तो कोई और बोल रहा है। अब ये मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं जनाब फैसल वाडा साहब जो है उनकी बात को बड़ी मैं अहमियत देता हूँ। देखिए, टेक्निकल ग्राउंड्स पे किसी पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला देना जो है ये ऐसे ही है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, भुट्टो केस में उसको कहीं पे एक नज़ीर के तौर पे पेश नहीं किया जाता, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सज़ा दे दी, क्योंकि जो मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब थे हाई कोर्ट में और फिर ऊपर जो अनवारुल हक साहब थे, उन्होंने पहले से फैसला किया हुआ था। तो जब जज फैसला कर लें कि उन्होंने एक ख़ास फैसला सुनाना है, तो टेक्निकल ग्राउंड्स वो ढूंढ लेते हैं। जिस तरह के मैं अपनी मिसाल पेश कर देता हूँ, आपकी नहीं करता। अगर मैंने बतौर जर्नलिस्ट ये फैसला कर लिया कि आज मैंने इंटरव्यू करना है इमरान खान का या नवाज शरीफ का, या मैंने आज इंटरव्यू करना है मौलाना फजलुर रहमान का, और मैंने अपने इस इंटरव्यू में इनको नॉकआउट कर देना है, मैंने इनके बखिए उधेड़ देने, मैंने इनके चीथड़े उड़ा देने, तो मैं ये कर दूंगा। और वो मैं ऐसे सवालात करूंगा, उनको फ्रेम इस तरह करूंगा, उनकी बात नहीं सुनूंगा, काउंटर क्वेश्चन इस तरह के करूंगा, उनको बोलने नहीं दूंगा, तो मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। लेकिन अगर मैं ये समझूँ कि मुझे अपनी जो प्रोफेशनल जो मुझे मेरी अखलाकियात हैं, जो मेरी प्रोफेशनल रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना और उनको भी सुनना है और एक दुश्मन के तौर पे उनको ट्रीट नहीं करना, तो फिर मैं उनके साथ फेयर रहूँगा। तो इस तरह ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये कई दफ़ा कर चुकी है। जी, साकिब निसार मगर साहब इसका एक नतीजा तो हुआ है ना हामिद मीर साहब, जो कि हम सब के लिए बड़ा तशवीशनाक है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए आई गेस बड़ा तशवीशनाक है कि एक बार फिर हम एक ऐसे इलेक्शंस की जानिब जा रहे हैं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी एक बड़ी क्रिटिकल पार्टी को जो है बाकायदा नॉकआउट कर दिया गया है। एक पर्टिकुलर पार्टी को पर्टिकुलरली साफ लग रहा है कि उसको तमाम फ़वाइद और तमाम उसको इनिशिएटिव्स हासिल हैं। एक बार फिर ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम जमहूरियत भी हैं और हम इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, जो जमहूरियत की सबसे बड़ा सुतून होता है, मगर इस माहौल में और इस अंदाज से जिसके हवाले से फैसले आपने बताया कि पहले से आ गए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो पहले से आ गए, तो इलेक्शन का नतीजा तो बताना अब कोई मसला ही नहीं है। तो ये इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई है। इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2018 का इलेक्शन भी एक रस्मी कार्रवाई थी। लेकिन जब पोलिंग डे आया तो उस दिन जो तवक्कुआत थी इमरान खान साहब की वो पूरी ना हुई, और फिर उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आगे बीच में पीपल्स पार्टी को सिंध में। मगर हामिद साहब उस दिन तो देखे ना, कम से कम शेर का निशान तो था ना। नहीं, मेरी जरा बात सुन लेना। जी जी, वो आपकी बात दुरुस्त है जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो 2018 पहले हम कंपेयर करते थे जी कि 2024 में वही होगा जो 2018 में हुआ, यही बात करने लगा था। लेकिन अब हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहले हम ताना मारते थे जी कि इमरान खान भी 2018 में इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया, तो अब नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं। अब हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो 2024 में जो इलेक्शन होगा वो 2018 के इलेक्शन को बहुत पीछे छोड़ गया है। वो फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्शन था, ये तो इलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को अगर तहरीक इंसाफ के, अगर पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के और पार्टियों के वोटर जो हैं वो बड़ी तादाद में निकले,
वोट डालें, ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, अगर उनको मोबिलाइज कर लिया जाए और उनकी एक बड़ी तादाद जीतने में कामयाब हो जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो जीतने वाले सूरत में होगा ना, ये और एमपीए जिस ख्वाब को आप तश्कील दे रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में निकलें और वो जीत जाएं, तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि पीटीआई के वोटर्स निकल आए और उस दिन वोट दे दें और फिर ऐलान हो जाए कि पीटीआई इलेक्शन नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ये जो हमारे जो लोग इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, तो मंसूबे तो वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन वो जो उनके मंसूबे होते हैं वो अक्सर आपने देखा है, जो भी वो मंसूबे बनाते हैं वो अक्सर मंसूबे फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 8 फरवरी को उनका मंसूबा जुज़वी तौर पे कामयाब हो जाए, लेकिन ये बात लिख के रख लीजिएगा कि 8 फरवरी के दिन जो होगा उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत को उस तरीके से चला नहीं पाएंगे जिस तरह के वो चलाना चाहते हैं। जिस मकसद के लिए वो 8 फरवरी को ये सब कुछ कर रहे हैं, वो मकसद जो है वो अल्टीमेटली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये लिख के रख लीजिए आप। और मैं ये समझता हूँ कि उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन अब ये फरमाइएगा कि एक जानिब तो ये है, अब एक दूसरी जानिब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा इंतज़ार था। अब उनका ये फैसला आ गया, उसके बारे में जो अवामी आ रहा है वो हम चारों तरफ हर तरफ फैली हुई है, वो हम देख रहे हैं। उससे पहले 2 जज साहिबान इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, आइंदा के चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं। बताया गया है कि जी उन पर भी करप्शन के इल्ज़ामात थे मुबैना तौर पर। अंदर मज़ीद इत्तलात आ रही हैं जो अदालत आलिया है हमारी हाई कोर्ट्स के, वहाँ पर भी एक बेचैनी की कैफियत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कई जज साहिबान हैं वहाँ पर भी इस हैरत है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में एक तारीखी ये चीज़ हुई है कि 2 जज जो हैं वो इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं, फिर ये फैसला आया है, फिर ये अदालती निज़ाम है और अभी इमरान खान के और दूसरे लोगों के पीटीआई के अनगिनत केसेस इन अदालतों के अंदर है। एक तूफ़ान है जो कि इन अदालतों में इस वक्त चल रहा है और कोई आतिशफशा ऐसा लगता है कि बनता नज़र आ रहा है। देखें, ये जो 2 जज साहिबान इस्तीफ़ा दे के गए हैं, मेरा ख्याल है इन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन नौइयत के थे। और ये जो 2 जज साहिबान हैं, ये आज जो आपको सुप्रीम कोर्ट में जो पोलराइजेशन और ग्रुपिंग नज़र आ रही है, जजेस के दरमियान जो कशीदगी नज़र आ रही है, उसमें इन 2 जज साहिबान का बड़ा किरदार था। मज़ाहिर नकवी साहब जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तो वहाँ से उन्होंने ये काम शुरू किया था, और एजाजुल अहसन साहब थे सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई साल से, वो यहाँ बैठ के यही काम कर रहे थे। और जब इमरान खान के दौर में काजी फाइज ईसा पे रेफरेंस फाइल किया गया था, तो उस रेफरेंस में भी ये जज साहिबान और इनके कुछ दीगर साथी जज साहिबान थे, उनका जो किरदार था उसकी वजह से आज काजी फाइज ईसा साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप इंतकाम की सियासत कर रहे हैं या आप एक पार्टी से इंतकाम ले रहे हैं। मेरी ये तवक्को थी कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने के बाद ये जो ग्रुपिंग है इसको ख़त्म करेंगे, और मुझे ये तवक्को भी थी कि कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई अगर बहुत ही क्रिटिकल किस्म का केस आएगा तो काजी फाइज ईसा साहब उस बेंच में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये रवायत मैंने देखी है कि माजी में ऐसा होता रहा है, और वो नहीं बैठेंगे। काश के वो इस बेंच में भी ना बैठते, 3 मेंबर बेंच में, लेकिन वो बैठ गए। तो लेकिन मुझे तवक्को थी कि शायद वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि लोग ये कहें, सिर्फ लोग नहीं, आज तो लाहौर हाई कोर्ट बार की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी कह दिया है, और बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है ये गैर आइनी है, और ये कुछ आप कह रहे हैं कि जी टेक्निकल ग्राउंड्स पे बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। बहुत से जो आइनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये एक आइनी लिहाज से भी बड़ा कमज़ोर फैसला है। तो ये जो सारी सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुपिंग पैदा हुई है, पोलराइजेशन पैदा हुई है, इसमें एजाजुल अहसन साहब का और मज़ाहिर नकवी साहब का भी किरदार था, और अगर वो चले गए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद मीर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद ज़रा PTI की भी सुन लेते हैं। अली मोहम्मद खान हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद।